हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मंजीत। कल के लेक्चर में अपन ने गुडविल के मेथड डिस्कस किए थे बेटा। अब हम उन मेथड से कुछ इलस्ट्रेशंस ट्राई करेंगे। तो कल अपन ने जो थियोरिटिकली पढ़ा था अब वो प्रैक्टिकली समझने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा। आपको पता ही है क्या करना है क्लास में। एकदम शांति से बैठना है और सारा ध्यान स्क्रीन पे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, चाहो तो किताब में देख लो चाहे स्क्रीन पे देख लो। देखो, ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, यानी साझेदारों का लाभ अनुपात समान है बेटा। दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। हिक्स को वो नया साझेदार बनाते हैं लाभों में 1/4 हिस्से के लिए। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, इसलिए गुडविल का निर्धारण करना तय किया गया। मैसर्स ली एंड लॉसन अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016 एंड 19 एज फॉलोज। 2016 और 17 का उनका द्वारा कमाया गया लाभ गिवन है बेटे। 2016 में 1,20,000, 17 में 1,25,000, 18 में 1,30,000 और 19 में 1,50,000। बेटा प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर 2019 कैपिटल एम्प्लॉयड, उनके व्यापार में लगी हुई विनियोजित पूंजी ली और लॉसन की मिलाकर 5 लाख की है बेटा। और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल लाभ की दर है वो है 20%। रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड। इन्होंने कह दिया कि अगर इस सूचना से अपने को गुडविल की गणना विभिन्न विधियों से करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए सॉल्यूशन देख के पता करना पड़ेगा कि इसमें जो ख्याति की गणना है वो कितने वर्षों के क्रय के आधार पर की जानी है। अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो इन्होंने अज्यूम किया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, तो अपन भी 3 साल के गुना से मान लेंगे बेटे। करें अपन लोग शुरू। लिखो बेटे। नहीं नहीं आएंगे कभी भी प्रश्न ऐसा एग्जाम में कभी नहीं आएगा जो गलत हो बेटा, कभी नहीं आएगा ऐसा। एक्चुअली ये प्रश्न ना कोई प्रश्न नहीं है। जैसे एक टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ खुद के एग्जाम्पल देता है ना बेटा, वैसे आईसीए ने टॉपिक पढ़ाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है बेटा। बाकी अजम्पशन चलेगी नहीं इसमें। कैसे मान लो कि 3 साल है कि 2 साल है, जो प्रश्न में कहेगा वो मानना पड़ेगा। चलिए लिखो इलस्ट्रेशन नंबर पहला, ये हमारी पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2 है बेटे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे हम लोग। लिखो बेटे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन कौन से वर्ष हैं? 2016, 17, 18 और 19। प्रॉफिट देखो 1,20,000 है, फिर 1,25,000 और फिर 1,30,000। अच्छा अपने को वेट देना है बेटा इनको। वेट 1, 2, 3, 4। ये तो हो गए बेटे प्रॉफिट, ये हो गए वेट। और प्रॉफिट को जब उनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा वेटेड प्रॉफिट। क्या निकलेगा? तो आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया 1,20,000, 2,50,000,
3,90,000 और ये आ गया 6 लाख। हाँ बेटा टोटल 13,60,000 आ जाए बेटा, और टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गए 13,60,000। अब अगर अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। 1,36,000 आ गया बेटा, ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,36,000। अब ख्याति की जो गणना है वो 3 वर्षों के क्रय से मल्टीप्लाई करने पर आएगी। तो गुडविल बराबर कितना हुआ ये? 4,08,000 होगा। ओके बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल 4,08,000। कौन सी विधि हो गई बेटा? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरी विधि सुपर प्रॉफिट मेथड, लाभों की अधिलाभ विधि है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा आपके सामने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, क्या वो 1,36,000 रुपए के हैं? आपकी व्यापार में पूंजी कितनी लगी हुई है? 5 लाख का कितना परसेंट? 20% बोला था। तो बेटा 1,36 में से 1 लाख घटा दिया तो आपके पास सुपर प्रॉफिट 36,000 रुपये का आ गया। और अब अपने को क्या ज्ञात करनी है? ख्याति। तो 36,000 रुपये आपके सुपर प्रॉफिट हो और उसे 3 साल से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आपका टोटल 1,08,000 रुपये आएगा बेटा। ये आपकी आ गई ख्याति, गुडविल। ठीक है, आगे नंबर तीसरा, लाभों की पूंजीकरण विधि। प्रश्न में लिखा आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड, तो अपने को लिखना भी आना चाहिए कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण, लाभों की पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा व्यापार में कितने रुपए की आवश्यकता थी और व्यापार में कितने रुपए की पूंजी लगी हुई है? कल डिस्कशन हुआ था, होगी या होनी चाहिए? होनी चाहिए। उसमें से जितनी लगी हुई है वो घटा दें तो बची हुई राशि ख्याति निकल आएगी बेटा। देखो, रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक पूंजी। पहले इंग्लिश में बोलो फिर हिंदी में बोलना। रिक्वायर्ड कैपिटल यानी कि आवश्यक पूंजी। बेटा कोई व्यापारी ऑन एन एवरेज 1,36,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे व्यापार से कमा रहा है जिसमें लाभ की दर कितने प्रतिशत है? यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पूंजी पे 20% 1,36,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि उसके व्यापार में लगी हुई पूंजी 6,80,000 रही होगी बेटा। लेकिन अब उसमें से जो वास्तव में पूंजी लगा रखी है वो लेस कर दें बेटा, लेस। एक्चुअल कैपिटल 5 लाख। क्या अंतर की जो राशि है 1,80,000 ख्याति निकल आएगी बेटा। आई थिंक आपको तीनों मेथड समझ में आ गए। और अब आखिरी मेथड, वार्षिकी विधि, जैसे क्या नाम बोलते हैं? एन्युटी मेथड। कल की डिस्कशन आपको ध्यान है बेटा? मैंने बताया था कि जब मैं कोई व्यापार खरीदता हूँ तो व्यापार तो मेरे तुरंत नाम हो जाता है, लेकिन उसके बदले जो मैं गुडविल का पैसा दिया था, लाभों का जो पैसा दिया था, वो पैसे मुझे एक बार में ही देने पड़ते हैं, लेकिन रिकवरी मुझे धीरे 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 होती है।
तो जो 100 रुपये में सामान आज आ सकता है, उसी 100 रुपये में वही सामान कल नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी या रुपए की क्रय करने की क्षमता में कमी आ गई होगी। इसलिए मुझे इस एन्यूटी फैक्टर को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। लिखो पहले एन्यूटी मेथड, वार्षिकी विधि। गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर। या तो मैं उस वार्षिकी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूंगा या किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सुपर प्रॉफिट से। मैं तुम्हें दोनों से करके दिखा देता हूं। अब पहले प्रश्न में सामान्य लाभ की दर कितनी % गिवन है, चलो यूज करो कैलकुलेटर। 1 डिवाइड 1.20, अब जो कहूं वो कीजिएगा, इक्वल्स टू का बटन दबाइए। अब आपके स्क्रीन पे आपको कोई वैल्यू दिख रही होगी बेटा, आपके उस कैलकुलेटर में एक m+ का बटन होगा, देखो m+ का बटन दबा दो, ठीक है। फिर एक बार दोबारा से इक्वल्स टू का बटन दबाइए, फिर m+ दबाइए, फिर इक्वल्स टू, फिर m+। बस 3 साल हो गए ना बेटा। अब आपके इस कैलकुलेटर पे MRC लिखा होगा, दबाओ। MRC का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल। देखो कुछ 2 पॉइंट कितना आया, 2.106 आ गया। मतलब जो आपने पॉइंट बार बार आप लिखते फिर उसको जोड़ते, अपन एक आपको आता होगा शायद, सिस्टम पहले भी आता होगा, नहीं आता था, अब ये समझ में आ गया बेटा। तो अपन ने जो राशियां जोड़नी है ना, वो m+ मेमोरी में डालते गए, तो पुरानी राशि में नई राशि मेमोरी में ऐड हो गई, उसमें और नई राशि ऐड हो गई, तो 2.10 आगे कितना आया, 2.106 मान लेता हूँ। 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए दिखने में कितने होंगे, 3 रुपए, लेकिन 3 साल बाद वो 3 रुपए एक मुश्त खर्च करने जाओ तो दुनिया उसके 2 रुपए 10 पैसे के ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई होगी, रुपए की क्षमता कम हो गई होगी। आई बात समझ। अब देखो ख्याति बराबर, बेटा अगर मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट लूँ तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 थे ना, गुणा कितना कर लूँ, 2.106, बताओ कितना है, 2,04,16। 1,36,000 गुना 2.106, 2,86,416। अब एक बार स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, बेटा अगर वार्षिकी रुपए की घटने की बात नहीं होती तो मुझे ख्याति के कितने देने पड़ते, 4 लाख। देखो ना, मैंने 136 को 3 से मल्टीप्लाई किया। कल याद है वो व्यक्ति तुम्हारा ही व्यापार खरीदा था कि मैंने, अरे तुम कहाँ चले गए, डील फाइनल करनी थी यार, चेक लाया हूँ मैं तो तुझे बताऊंगा है तो 4,08,000 में इसे देता तो मुझे नुकसान हो जाता। मैंने इसे कहा भाई देखो 4,08,000 नहीं दूंगा, मेरे को पैसे भले ही 4,08,000 मिलेंगे, लेकिन उसकी बाजार में कीमत घटकर कितने की रह जाएगी, 2 लाख। मैं तो तुम्हें इतना ही दूंगा। अगर ये व्यक्ति समझदार है या ये वार्षिकी को समझता है तो हमारे बीच में डील हो जाएगी, वरना ये कहेगा कोई बात नहीं सर, मैं किसी और को बेच दूंगा, उसको जाके एन्यूटी फैक्टर समझाना, उसी को देना। इसलिए जनरली ऐसा नहीं होता, जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं, तब जाके इस एन्यूटी मेथड की चर्चा होती है। और अगर मैं वेटेड एवरेज की बजाय कौन से मेथड से चर्चा करूं, सुपर प्रॉफिट से, तो मेरा सुपर प्रॉफिट 36,000 था ना बेटा, गुना 2.106, फटाफट करो, फिर से बोलना बेटा, 75,816। अब आप देखो मज़ेदार बात यह है कि आप सुपर प्रॉफिट के साधारण केस में 1,08,000 दे रहे थे बेटे, और आपने एन्यूटी को ध्यान में रखा तो आपने 75,816 रुपये दिया कि नहीं दिया। आई सभी को बात समझ।
ये कौन सा प्रश्न हो गया? इलस्ट्रेशन नंबर पहला। आपको समझ में आ गया? ये प्रश्न ना तो पूछा गया और ना ही मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इलस्ट्रेशन। लिख लिया बेटा? चलें आगे? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा सवाल है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौड़। राठौड़ ने व्यापार में पूंजी लगा रखी है 1,25,000 और 2017 16 17 18 19 के प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट गिवन है आपको। ये जो तीसरा चौथा पॉइंट है, यही पॉइंट इस चैप्टर में इस प्रश्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट, एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस 2%, एंड रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस 6,000 पर एनम। ठीक है, क्या लिखा है बाद में समझाऊंगा, आगे देखो। You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5-year purchase of super profit of the business calculated on the average profit of last 4 years। ये जो पिछले 4 साल इनके प्रॉफिट को बेस बनाना है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हटाना है, तब जाके आपका सुपर प्रॉफिट आएगा। उसे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। आपकी ख्याति निकल कर आएगी। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं एफडी कराई होती, कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो 1.5 लाख पे 10% के हिसाब से 15,000 का ब्याज मिल गया होता। पॉइंट नंबर 5वां पढ़ो। रेमुनरेशन मतलब पारिश्रमिक। अगर राठौड़ बिजनेस नहीं कर रहा होता, कहीं जॉब किया होता, तो उसे 6,000 रुपये का क्या मिल जाता? पारिश्रमिक। अब ये 2% क्या लिखा है इसमें? रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। लेकिन चूंकि उसने क्या किया है, पैसा बिजनेस में लगाया है, तो उसे रिस्क भी उठाना पड़ा, तो उसे रिस्क का 2% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा। मान लो मैं ही ये व्यक्ति राठौड़, मैं और आप सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। मैंने कहा यार दोस्तों, मेरे को मेरे पापा से 1,50,000 रुपये का गिफ्ट मिला है, बताओ मैं क्या करूं? तो आपने कहा सर पार्टी दे दो। मैंने कहा पार्टी भी ले लेना। ये बताओ 1.5 लाख का मैं क्या करूं? तो एक मित्र ने बोला यार रोहित, एक तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताता हूँ, वो बिजनेस कर ले। मैंने कहा बताना बाद में, पहले ये बता उस व्यापार से मुझे आमदनी कितनी होगी। उसने कहा अरे तू जो भी पूंजी लगाएगा उसे 10% के बराबर तुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। मैंने कहा भाई दोस्त, मैं बिना व्यापार किए भी ये 1.5 लाख रुपए ले जाकर बैंक में जमा कर दूंगा ना, तो भी बैंक मुझे 10% की एफडी पर क्या दे देगा? ब्याज। इसलिए मैं रिस्क लेने के पर भी 10% ही कमाऊं, और चैन की नींद सोऊंगा रात को तो भी 10% कमाऊं, तो मैं तेरा बिजनेस वाला ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरे दोस्त ने बोला अरे रुक यार, मैं बताता हूँ, मैं रोहित तेरे को ऐसा बिजनेस बताता हूँ जिसमें तू 21,000 रुपये कमाएगा। मैंने कहा 21,000? हाँ पक्का 21,000। मैंने कहा ध्यान से सुन भाई, 1.5 लाख का 10% तो बैंक में एफडी से क्या कमा लूंगा? ब्याज। तो 15,000 तो मुझे आ ही जाएंगे। और पढ़ा लिखा आदमी हूँ, व्यापार नहीं करूंगा तो कहीं पे जाके जॉब करूंगा कि नहीं करूंगा? जॉब करने पर भी मुझे 6,000 रुपये की सैलरी मिल जाएगी। तो बिना व्यापार किए, बिना दिन रात का चैन खोए भी 15,000 प्लस 6,000, 21,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसके भी विचार को दरकिनार कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर आए एक महान दोस्त, उसने बोला अरे तुम्हें कुछ नहीं आता रोहित, मैं तुझे ऐसा व्यापार बताता हूँ जो कि तुझे 21,000 से भी 3,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। मैंने कहा ये हुई ना बात। अरे 21,000 तो बिना टेंशन लिए ही कमा रहा था कि नहीं कमा रहा था? टेंशन लूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलना चाहिए ना। 1,50,000। अब देखो वो 10% मैंने क्या बोला कि यदि मैं व्यापार नहीं करता
तो अपने पैसे कहाँ जमा कर दिया होता? 1.5 लाख का 10% 15,000 ब्याज मिल जाता। ब्याज के अलावा मैं 12 घंटे कहीं जॉब भी किया होता या बिजनेस नहीं करता, फ्री रहता, जॉब करता, तो 6,000 यूँ मिल जाता। तो 15 + 6 तो 21,000 तो बिना टेंशन के ही मिल जाते। और चूंकि टेंशन लूंगा, रिस्क लूंगा, देखो ना पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्योंकि तुमने अपनी पूंजी कहाँ लगा दी? व्यापार में। तुम्हें 1.5 लाख का 2% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। 21 + 3 कितना मिलना चाहिए? कम से कम 24,000 तो मिलना ही चाहिए। बताइए, मैं आकर्षित 21,000 पे हो रहा हूँ या उस 3,000 एक्स्ट्रा पे हो रहा हूँ? तो मेरी उम्मीद उस व्यापार से 21 + 3 24,000 कमाने की हो गई। ये हो गई मेरे व्यापार से कम 24,000 तो मिलने ही चाहिए। और मैंने मेरे दोस्त द्वारा बताए गए व्यापार को करना शुरू कर दिया। अब आप सभी लोग मेरे सब दोस्त हैं ना बेटे? आप मुझे 4 साल बाद मेरे से मिलने आते हैं और देखते हैं राठौड़ उस दिन तो बड़ी स्टाइल मार रहा था, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। देखें उसने व्यापार करके क्या प्रॉफिट कमाया है। आप मेरे पास आए, आपने बोला प्रॉफिट बताओ कितना। मैंने कहा 2016 में कमाया 40,000, 2017 में कमाया 36,000, 18 में लॉस हो गया 6,000, 19 में प्रॉफिट कमाया 50, 40 + 36 76, -6 70 + 50 120, 1,20,000 1 साल का कि 4 साल का? डिवाइड बाय 4, 30,000 कितना आया? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना? 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000। अगर मैं आपको 24 मेरा प्रॉफिट 20,000 बताया होता तो आप सभी लोग मेरे से मिलने के जाने के बाद मेरे ऊपर बैठकर हंसते कि नहीं हंसते? बोले क्या साला उस दिन कितना स्टाइल मार रहा था, इतना तो ऐसे कर लूंगा, इतना ऐसे कर लूंगा, इतना ऐसे कर लूंगा, करा कुछ है नहीं। प्रॉफिट आया कितना? 20,000। हंसते ना मेरे ऊपर? अगर मैं आपको 24,000 ही बताता तो आप मुझे कहते हाँ ठीक है, तू सोच के भी कितना चला था? 24,000। तूने कमाया भी कितना? लेकिन जब तुमको मैंने बताया कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया तो तुम मेरे लिए बजाओगे नहीं ताली? तालियां बजाओगे कि नहीं बजाओगे? मेरे लिए तालियां बजाओगे ना? बोले यार सही बात है। अब तालियां 24,000 के लिए बज रही है या उस 24,000 से एक्स्ट्रा 6,000 के लिए? यही सुपर प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? प्रश्न की लास्ट लाइन में क्या बोलता है? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना? सॉरी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 6,000 × 5 बराबर 30,000। आई बात समझ? आंसर आंसर कितना आ गया? 30,000। आ गई क्या बात समझ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर अपन ये एग्जाम्पल नहीं लेते बेटा तो अपने को ये लाइन नहीं समझ में आती कि 10% क्या बोल रहा है, 2% क्या बोल रहा है, और ये अगर बिजनेस में एंगेज नहीं होता तो ये 6,000 कैसे कमा लिया होता। अभी समझ में आ गया होगा? लिखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अरे क्या हो गया? तो तेरे क्या टेंशन हो रही है? तेरा कैश और बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट। देखो बेटा, अरे देखो 40,000 लिखते भी जाओ। 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 4 होगा बेटा। बराबर आ गया 30,000 लेस नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। भैया तो नॉर्मल बोल दें क्या? इतना तो होना ही चाहिए था या इतना होना ही चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे? भाई देखो 1.5 लाख रुपए की पूंजी व्यापार में नहीं लगाती
और कहीं इन्वेस्ट करते तो मेरे को 15,000 रुपये का तो ब्याज यूं ही मिल जाता बेटे। अगर मैं क्या किया होता, हाँ, यानी कि मुझे क्या मिला होता, रेमुनरेशन कितने रुपए की मिली होती, 6,000। और क्योंकि मैंने व्यापार करके पूंजी पे रिस्क लिया है कि नहीं लिया, तो मुझे 1.5 लाख का 2% कम से कम ज़्यादा और मिलना चाहिए था। 15 और 6 21, 21 और 3 24। क्या आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000 रुपये? और अपने को जो ख्याति की गणना करनी है तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गई क्या, 30,000? पक्की बात समझ में आ गई? ये रहा आपके ख्याति का मूल्यांकन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कॉन्सेप्ट समझने के बाद लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं होती? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो। लिख लिया? अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक आप स्वयं करेंगे। कब करेंगे? कल नहीं, परसों भी नहीं, तरसों भी नहीं। जब मैं पूरी पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा ना, पूरी पार्टनरशिप, सभी रिटायरमेंट, डेट वेट सब पार्टनर का मतलब मृत्यु भी हो जाने के पश्चात जब पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, तब मैं कहूँगा बेटा अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर 9 जो है वो कर लेना। क्यों? उसमें एडमिशन वाले क्वेश्चन भी हैं, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन भी है और डेथ वाले। बाकी मुझे कोई ऐसा रोक नहीं है मेरी तरफ से कि तुम कल मत करना, कर सकते हो। लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेने के बाद उन क्वेश्चंस को खाली कॉपी में करने के बजाय जस्ट रीड भी कर लोगे ना, तो तुम्हारे को समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा? लेकिन इसी चैप्टर में 10वां, 11वां और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटे, इसमें 10वें में तो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, 11वें में पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पार्टनर की मृत्यु हो रही है। तो हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों के ही प्रश्न करेंगे, उसमें ख्याति का मूल्यांकन करेंगे और साथ ही उसका समायोजन करेंगे। ठीक है बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 10वां दिखने में बड़ा दिख रहा है ना बेटा, लेकिन पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। पार्टनर के नाम देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए। अंटू, बंटू, चिंटू। Sharing profit and loss in the ratio 3:4:3. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia मतलब अंतर्निहित बातें हैं। On the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profit of past 4 years. पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसे 3 वर्षों के क्रय से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा? आगे बोलता है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन ऐसे प्रॉफिट क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा 12% और रेमुनरेशन लेस होगा 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। पार्टनर कितने? 2,000 पर महीना, तो 2,000 गुणा 3, 6,000 तो एक पार्टनर, 24,000 तो एक पार्टनर का हुआ और ऐसे कितने पार्टनर हुए? 3, तो 72,000 रुपये हो गए। आगे ऑन April 1st 2020, 1 अप्रैल 2020 को अंटू रिटायर्ड, अंटू अंटू बोला और नहीं आगे करूंगा बिजनेस, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इट वॉज एग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट्स विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट।
इट वॉज एग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी ₹6,50,000। व्यापार में लगी पूंजी कितनी मान ली जाए? 6,50,000। बंटू एंड चिंटू वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंटू। बेटा पुराना साझेदार का रेशो 3-4-3 था बेटे। अंटू चला जाएगा तो पुराना साझेदारों में 4 और 3 का अनुपात था, लेकिन अब अंटू के चले जाने के बाद में बंटू और चिंटू 1:1 कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा जब भी रेशो में क्या होता है? परिवर्तन, तो किसी को लाभ और किसी को हानि होती है ना। और चूंकि क्वेश्चन में पहले साझेदार कितने थे, अब कितने रह जाएंगे? पहले लाभ किस में बंटता था, अब किस में बटेगा? पहले मिलता था 3 लोगों को तो कम कम मिलता था, अब वही लाभ 2 में बटेगा तो बाकी बचे को ज़्यादा मिलेगा। कैन वी से कि जैसे रिटायरमेंट पे पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ता है, सॉरी एडमिशन में पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ता है, वैसे ही रिटायरमेंट में शेष बचे हुए साझेदारों को प्राप्ति होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि एक साझेदार जाएगा तो उसके हिस्से का लाभ दूसरे पार्टनर्स को बटेगा। वेरी नाइस बेटे। आगे लिखा हुआ है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अंटू। द फॉलोइंग वर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पिछले 4 वर्षों के आपके सामने लाभ गिवन है बेटा। 2016-17 में प्रॉफिट 2,60,000, 17-18 में 2,75,000, 18-19 में 2,65,000, 19-20 में 2,80,000। ओके बेटा। आगे बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 2 बातें मांगी। पहले तो बताओ फर्म की गुडविल कितनी है, और उसमें से जो अंटू रिटायरमेंट लेके जा रहा है उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा वो बताओ। ओके बेटे। क्या प्रश्न में नए रेशो लिखे हुए हैं? अरे 1:1। वो देखो इक्वली लिखा हुआ है ना। पुराना रेशो था 3-4-3, अब हो गया 1:1। परिवर्तन हो गया। पहला काम, रिटायरमेंट हो रहा है तो पार्टनर्स को गेन होगा या सेक्रीफाइस? गेन होगा। क्या होगा? तो अपना पहला वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ठीक है, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ बंटू एंड चिंटू। बंटू जी और चिंटू जी। गेन रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। निकाल ले फार्मूला से। चलो बंटू। अच्छा बंटू का न्यू रेशो बोलो फटाफट। 1/2 माइनस, अब एक बार स्क्रीन पे देखो बेटे, क्या बंटू का रेशो 3-4-3 के हिसाब से 4/10 हुआ बेटा? माइनस 1/10 आ गया। बंटू जी के बाद चिंटू जी। चिंटू जी पहले कितना कमाते थे? 3/10। अब कितना कमाते हैं? 1/2। कितना? तो क्या हम कह सकते हैं कि इनका गेन रेशो 1:2 है बेटा? ओके। यानी कि जाने वाला साझेदार जो फॉर्म से अपने हिस्से की ख्याति लेकर जाएगा वो बंटू से और चिंटू से लेके जाएगा। किस अनुपात में? 1:2। ऐसा तो नहीं है कि चिंटू बोले मैं तो नहीं दूंगा, ले जा बंटू से। बंटू बोलेगा मैं क्यों दूं, ले जा चिंटू से। तो अंटू क्या बेचारा खाली आ जाएगा? बोलेगा नहीं, तुम दोनों को देना पड़ेगा। मेरे हिस्से का लाभ तुम दोनों किस रेशो में लोगे? 1:2। तो मेरे हिस्से की ख्याति भी तुम मुझे 1:2 में दोगे। समझ गए बेटा? अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
अच्छा, मुझे पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। देखो 2016 17 17 18 नहीं, वर्किंग नोट नहीं, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में बोला है बेटा मुझे कि आपको क्या करनी है, कंप्यूट करनी है वैल्यू आपको। 2016-17 का प्रॉफिट बोलिए। 2,60,000। 2 लाख, फिर 2,80,000 टोटल लगाओ। लिख लो, फिर एक बात सुनना, बाद में लिखना, फिर यहाँ तक लिख लो। बेटा मुझे लाभों की गणना जो करनी थी वो पूंजी पर ब्याज और रेमुनरेशन घटाने के बाद करनी थी ना। मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं इसी 10,80,000 जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है, अगर इसमें से पूंजी पर ब्याज घटाऊंगा और रेमुनरेशन घटाऊंगा, तो चूंकि 10,80,000 कितने साल का प्रॉफिट है, तो पूंजी पर ब्याज और रेमुनरेशन भी 4 साल का लेस करना पड़ेगा। और अगर मैं पहले इसका क्या कर लूँ, एवरेज, तो मुझे फिर पूंजी पर ब्याज और रेमुनरेशन भी 1 साल का ही लेस करना होगा। पक्का बेटे? लिखो एवरेज प्रॉफिट। कितना रुपए? 2 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इन दोनों साझेदारों की पूंजी देखो कितनी दी हुई है, मतलब फर्म की पूंजी देखो 6,50,000 दी हुई है। कितना परसेंट? 12%। कितना हुआ? 78,000 लेस रेमुनरेशन। रेमुनरेशन कितना है? कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर। प्रति पार्टनर को 2,000 पर महीना मिलता है। कितने महीने का? बोलो कितना? टोटल बताओ। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ना बेटा। अब गुडविल कितने वर्षों के क्रय के आधार पे करनी थी? 3। तो 1,20,000 गुणा 3। ये अंटू की ख्याति आई कि अंटू बंटू चिंटू की, यानी फॉर्म की ख्याति आ गई। और अब हम इसमें से किसका हिस्सा निकाल लेंगे? क्या इसका हिस्सा 3/10 था बेटा? बोलिए। 1,00,000। ये हिस्सा अंटू को मिलेगा क्या? फिर अरे तो बेटा देंगे तो 1,08,000 ही ना। अंटू को कितना मिलेगा? 1,08,000। किस किस से मिलेगा? बंटू से और चिंटू से, उनके प्राप्ति के अनुपात में 1:2 है ना बेटा। 1,00,000। अच्छा एक एंट्री, एंट्री आपको आती है कि नहीं आती, छोड़ो उसको, बनाते हैं अपन लोग। पैसा किसकी जेब में जाएगा? तो उसकी पूंजी बढ़ेगी बेटे। पूंजी खाते का शेष होता है क्रेडिट, उसे अगर बढ़ाया जाएगा तो वो और क्रेडिट हो जाएगी। और किसकी जेब में से पैसा निकलेगा? तो उनकी पूंजी का शेष कम हो जाएगा, तो उनकी पूंजी हो जाएगी डेबिट। बंटू कैपिटल डेबिट, चिंटू कैपिटल डेबिट टू अंटू कैपिटल अकाउंट।
आई बात समझ? वेरी गुड, लिखो बेटा। अरे 36,000 और 72,000। ये सोचा कीमत तो बोलनी, बोल दो, सर लिख लेंगे अपने हिसाब से। 36,000 यानी 1/3 ऑफ 1,08,000, 2/3 ऑफ 1,08,000 मतलब 72,000। बेटे बात समझ में आई? पक्की समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड। देखो जी, नोट कर लिया सबने? हमने जो 10वां इलस्ट्रेशन किया उस पर रिटायरमेंट है ना बेटा? इलस्ट्रेशन 11 थोड़ा बड़ा है, वो कल कराऊंगा, उसमें एडमिशन है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पार्टनर की डेथ हो रही है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। 11वां इलस्ट्रेशन बड़ा है बेटा, देखो काफ़ी बड़ा है, ये अपन कल करेंगे, ठीक है? अभी हम करेंगे इसका पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, साझेदारों के नाम है वाइज, क्लेवर, डल। वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:3 रेस्पेक्टिवली। 4 3 3। The accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided, पार्टनरशिप क्या प्रोवाइड करवा रही है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करवाती है। On the death of a partner, the goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profits of 3 years up to the date of death. मरने की डेट तक जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हो रहे हैं उनका एवरेज निकालो और उसे 3 साल के गुणे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर लेंगे सर। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अ फेयर रेमुनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है बेटा, पूंजी पर ब्याज कितना देना है? 8%, और साझेदारों का पारिश्रमिक घटाना है हमारे को, जैसा पिछले प्रश्न में किया था। द प्रॉफिट्स आर अज्यूम्ड टू बी अर्नड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये मानते हुए कि हर साल प्रॉफिट, हर साल मतलब पूरे समान वर्ष में अपन ने पैसा हर साल बराबर कमाया है, मतलब जो जो इस महीने में कमाया वही प्रॉफिट अगले महीने में कमाएंगे, थ्रू आउट द ईयर लिखा हुआ है। अच्छा, साझेदार की मृत्यु देखो, 30 जून 2019 को हो रही है क्या? कौन मरा? ये वाइज भी बड़ा वाइज था, या तो ये मर जाता साल के प्रारंभ में या ये मर जाता साल के एंड में, कितना बढ़िया होता। तो जिस दिन मरा उससे पिछले 3 साल के प्रॉफिट तो वैसे भी कैलकुलेट हुए थे, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये बड़ा बुद्धिमान था, बोला मरूंगा तो मध्यम मरूंगा, मैं तो मरूंगा लेकिन क्लेवर और डल तो मैं दुखी करके जाऊंगा, क्योंकि मरने की डेट तक के 3 साल का प्रॉफिट चाहिए था। चलो आगे। Wise died and it was agreed on his death to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet। मतलब जो अपन ने अभी पूंजी में समायोजन किया, इसमें कहीं पे भी आपको गुडविल डेबिट या क्रेडिट होती दिखाई दी क्या बेटे? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता भी यही है कि ख्याति को पुस्तकों में बिना पैसे दिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब पूंजी खातों के थ्रू समायोजन करना है। ओके बेटा। It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that fair remuneration of work done by each partner would be 15,000 per month या per annum, मतलब 12 महीने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी रुपीज 1,56,000, पूंजी कितनी मान लें? 1,56,000। क्लेवर एंड डल वर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। देखो रेशो चेंज हुआ, लेकिन अपने को गेनिंग रेशो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले वाइज, क्लेवर और डल में से वाइज का 4 हटा दो तो पहले क्लेवर और डल 3:3 बराबर अनुपात, और अभी भी यानी कि पुराना अनुपात ही गेन का रेशो हो जाएगा बेटा। द फॉलोइंग वर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपके सामने प्रॉफिट गिवन है बेटा,
You are required to compute the value of goodwill and show the adjustment thereof in the books of the firm. देखो पॉइंट है कि मरने की डेट तक के प्रॉफिट चाहिए हमारे को, और मरा सायदार कब है? 30 जून 2019। तो ये जो 2019 का साल था, ये जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ होगा और एंड कब होगा? तो ये तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को, तो इसका तो केवल कितने महीने का चाहिए? अच्छा 3 साल में, एक साल में कितना महीना? तो 3 साल में 36 महीना, यानी 2019 के वर्ष का तो आधा साल ले लूं, यानी 6 महीना ले लूं। टेल मी यस और नो। दो पिछला साल कौन सा था? 18 के पूरे 12 महीने ले लूं। फिर उससे पिछले साल कौन सा था? उसके 12 महीने ले लूं। तो 12 प्लस 12 24 प्लस 6 30 हो गया बेटा। अब 2016 के 12 महीने लूं या 6 महीने लूं? आई बात समझ? तो मैं इसका 6 महीने का, इसका 6 महीने का, दोनों का 12-12 महीने का ले लूं, तो मरने की तिथि तक पिछले 3 साल के प्रॉफिट टोटल हो जाएंगे बेटा। उसका क्या कर दूंगा? एवरेज। बात समझ में आ गई? उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। वो फॉर्म की ख्याति निकल जाएगी और फिर उसमें से मृतक सायदार का हिस्सा निकालेंगे, क्लेवर और डल से पैसा ले लेंगे। ठीक है बेटे, लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखो ओल्ड रेशियो ऑफ क्लेवर एंड डल 3:3। न्यू रेशियो 1:1, यानी कि दोनों में ही रेशो समान है बेटा। तो अपना जब रेशो में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी तुम बराबर कमाते थे, अभी कितना कमाते हो? बराबर, तो गेनिंग रेशो भी कितना होगा? बराबर। समझ गए बेटे? अब अपने को ख्याति की गणना करनी है। लिखिए ऑफ गुडविल on the basis of average profit of past 3 years. Calculation of goodwill on the basis of average profit of past 3 years. Up to the date of डेथ, यानी कि कौन सी तारीख? 30 जून 2019। है ना बेटा? अपने को प्रॉफिट 2016, 17, 18, 19 के दिए हुए। हम पहले जो अपना करंट ईयर चल रहा है उसके तो कितने महीने लें? क्योंकि 2019 का 1 जनवरी 19 को वर्ष प्रारंभ हुआ था। अगर 31 दिसंबर 19 को मरता तो पूरे 12 महीने जिंदा रहता। यहाँ पे मर कब गया? 30 जून, यानी 6 महीने जिंदा रहा। लेकिन 2018 में तो इसने फर्म को अपनी सेवाएं पूरे 12 महीने दी थी। 2017 में भी कितने महीने दी? और 2016 में कितने महीने का ही लेंगे? 6 महीने का। ओके बेटा? ओके, क्या ये सबको समझ में आया? 6 महीना, 12 महीना, 12 महीना, 6 महीना क्यों लिया गया? क्योंकि मुझे मरने की डेट तक के 3 साल के प्रॉफिट चाहिए थे। मरा कब? तो 2019 का तो आधा साल, 18-17 का पूरा पूरा साल, और 2016 का आधा साल। अच्छा प्रॉफिट बोलो कितना है? 67,200 गुणा 6/12। क्या हो गया? 3 साल पूरे, 3 साल लेने हैं। 36 में से 3 तो पूरे निकल गए ना। हाँ बोलो। अरे कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो? कॉमन सेंस क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ।
अरे 30 जून को मृत्यु हुई है, तो जून 2019 में 6 महीना लेंगे। अब उससे पिछले साल में तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट लेंगे। क्यों? 3 साल। नहीं समझे? सुनो मैं बताता हूँ। अरे नहीं समझे रे, अरे नहीं समझे रे, अरे समझते तो पूछते थोड़ी। मरने की डेट कौन सी है? मैं कहता हूँ इसमें 3 साल जोड़ो आगे के। जोड़ो मैडम, इसमें 3 साल जोड़ो आगे के, पूरे 3 साल जोड़ दो, 3 साल जोड़ दो पूरे। 2022 है ना? मैं कहता हूँ 30 जून 2019 में 3 साल घटा दो। 30 जून 2016, 30 जून 2016 बोलूँ या 1 जुलाई 2017 16 बोलूँ, एक ही बात है ना? तो बेटा 1 जुलाई 2017 16 से 31 दिसंबर 2017 बेटे 6 महीना ही हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अरे बेटा देखो, मेरे नाराजबाज नहीं हो ना, मजाक कर रहा हूँ है ना, बिल्कुल भी मन से मत लगाना पड़ता। 14 तारीख को मर जाता तो 14 तारीख से चलते, फिर जीवन बहुत कष्टदायक हो जाता बेटे, फिर दिनों में गणना करनी पड़ जाती। तो मत मार इसको दिनों में यार, महीने मार। हाँ बेटा, बेटा देखो पक्की समझ में आ गई ना बात? पक्की ना? 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 6 महीना, फिर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 12 महीना, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 12 महीना, 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 6 महीना। कॉमन सेंस। हाँ बेटा बोलो, प्रॉफिट बोलो। 75, अच्छा ए नालायक, 72 जानी लेंगे क्या? अरे तुमको समझाया ना अभी कॉमन सेंस। 33,600, इसका पूरे साल का लूँ बेटा? कितना? 72,000। अरे यार समय हो गया, चलो कोई बात नहीं, फटाफट। 75,600, लेकिन 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 67,200 का, अरे 67,200 नहीं, अरे अरे मैंने ऊपर ऊपर वाले में गलती कर दी, सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी बेटे। मेरे को लास्ट में तो 62,400 लेना था ना, 62,400 का 6/12, और इसका लेना था 2016 का 67,200 का। ओके बेटे, टोटल बताओ। 2,12,400। अच्छा बताओ, पूंजी पर ब्याज इसी में से घटाऊं तो 3 साल का घटाना पड़ेगा, रेमुनरेशन घटाऊं तो यहीं से 3 साल का घटाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ क्या कर लूँ बेटे, एवरेज, तो पूंजी पर ब्याज और रेमुनरेशन 1 साल का घटाना पड़ेगा। वेरी गुड, लिखो एवरेज प्रॉफिट। $2,12,400 डिवाइड बाय 3, बोलो 70,000। इसमें से क्या घटा दें? देखो बेटा, इनकी पूंजी जो है वो 156 की मानी हुई है, का कितना परसेंट बोल रहा है बेटे? 8%। बोलिए 12,480। ओके बेटा, इसमें से रेमुनरेशन लेस कर दें। रेमुनरेशन 15,000 साल का है, और वाइज, क्लेवर और डल कितने पार्टनर हैं? 3, तो बेटा 45,000 लेस कर दें। 70,800 माइनस 12,480 माइनस 45,000,
13,320। ओके। ख्याति कितने साल की? 3 साल की। 39,907। ओके बेटा, इसमें से किसका शेयर निकालेंगे? ठीक है, निकालो बेटा। 39,000 गुणा 433 है बेटा, तो गुणा 4/10 कर लूं? बोलो। 15,984। अब क्लेवर डल से कहता है यार तू तो डल है, तू ही दे दे पैसे। डलने का तू बहुत ज्यादा चतुर है, तू दे दे। लड़ाई हो गई। लड़ाई का समाधान किसी होशियार आदमी से मांगा गया। होशियार आदमी ने बता दिया कि भाई जिस अनुपात में तुमने वाइस के हिस्से को प्राप्त किया है उसी अनुपात में तुम्हें वाइस को हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो बेटा बराबर बराबर अनुपात में पैसा ले लिया जाएगा। किससे पैसा लेंगे? फटाफट बोलो। क्लेवर से लेंगे और डल से लेंगे। और किसकी पूंजी को बढ़ा देंगे? वाइस की। घटा किसकी देंगे? तो जिसकी पूंजी घटेगी उसको डेबिट करेंगे और जिसकी बढ़ाएंगे उसको क्रेडिट। बात समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। लिखो, क्लेवर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 15,984। बेटा डिवाइड बाय 2 करो, देखें। 7,992, 7,992। ये पैसे किससे ले लिए जाएंगे? दोनों साझेदारों से। और किसकी जेब में डाल दिए जाएंगे? बोल, सुनना ही के बाद। ठीक है बेटे। कल का दिन, आज सैटरडे है फ्राइडे? आज फ्राइडे। फ्राइडे। कल मैं आपको जो कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, वो मस्त क्वेश्चन है। उसमें प्रॉफिट में भी गड़बड़ है, उसको भी ठीक करना है और फिर ख्याति का मूल्यांकन करना है। अच्छा, आज जो पढ़े समझ में आया? चलो बेटा, बाकी का कल करते हैं। कल की पंचायती कल।